अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आए दिन अपने व्यूवर्स और रीडर्स के लिए नए और दिलचस्प नॉवेल्स लेके आता रहता है। तो आज भी मैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की जानिब से एक ज़बरदस्त सा नॉवेल लेके आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर हम आपके लिए एक नया नावल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि वनी बेस्ड, एज डिफरेंट बेस्ड, रोमांटिक सी लव स्टोरी है और यकीनन आप सबको ये नावल ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर बढ़ते हैं नावल की पहली किस्त की जानिब, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे चैनल पर अपडेट होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ और आप किसी भी एपिसोड को मिस ना करें। तो फिर स्टार्ट करते हैं यू आर माई हार्ट एपिसोड 1। उठ जा, जल्दी कर, पता नहीं क्या खाकर सोती है जो उठने का नाम ही नहीं लेती। उसकी माँ ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए उठाया था और वो जो सुकून से सो रही थी, अपने बाजू में उठते दर्द पर कराहती हुई उठी थी। उठ रही हूँ अम्मा, अपना बाजू ज़रा सा पीछे खींचते उसने मासूम से लहजे में कहा था, मगर मजाल है जो उसकी माँ के हाथ की गिरफ्त की सख्ती में कमी आई हो। जाकर बर्तन साफ़ कर और अच्छे से साफ़ करना, कहीं से भी चिकनाई रह गई तो हड्डियाँ तोड़ दूँगी। उसकी माँ ने उंगली उठाकर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, तो वह तेज़ी से सर हिलाती बाहर सहन में मौजूद घर के मुश्तरका बाथरूम में घुस गई। कुछ लम्हों के बाद वो बाथरूम से बाहर आई और बाथरूम के बाहर लगे वॉश बेसिन में चेहरा धोने लगी। चेहरा धोने के बाद उसने सामने लगे आईने में देखा, जहां उसका मन मोहना भीगा हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। सफ़ेद और जर्द रंगत, बड़ी बड़ी काली आँखें और तीखे नैन नकूश, बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी, मगर उस हुस्न में एक उदासी सी थी। उसके दाएं गाल के बीचों बीच लंबी सी खराश का निशान था। ये ज़ख़म तो भर चुका था, लेकिन अपना निशान छोड़ गया था। ये नाखून से डाली गई खराश थी जो उसके चेहरे पर दाग छोड़ गई थी, और देने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी छोटी सौतेली बहन आयमा थी। अब अपनी मनहूस शक्ल ही देखती रहेगी या काम को हाथ भी लगाएगी? उसकी माँ ने उसे आईने के सामने जमे देखकर भड़क कर हाँक लगाई तो वो हड़बड़ा कर पलटी। कर रही हूँ अम्मा, तेज़ी से कहती वो किचन में जा घुसी थी। पास पड़ी चौकी उठाकर सिंक के करीब रखी और जल्दी से सारे गंदे बर्तन समेटे। चौकी पर चढ़कर सिंक में रखे बर्तनों से खाने की बाकियात निकालकर शॉपर में डाली और नल खोलकर बर्तनों को भिगो दिया। बर्तन भिगोने के बाद नल बंद करके उसने तेज़ी से बर्तन साफ़ करना शुरू किए थे। भूख के पेट और नींद से बेदारी पर अब खड़े होते जैसे उसकी टांगों से जान निकल रही थी, मगर खुद पर काबू पाती वो तेज़ी से हाथ चला रही थी ताकि काम करके नाश्ता कर सके। 20 मिनट में बर्तन धोकर उसने बर्तन रैक में रखे और फिर उसी चौकी पर बैठकर हॉटपॉट करीब खिसकाकर उसमें से अपने लिए पराठा निकालने लगी, मगर अंदर आधे आधे 2 पराठे पड़े थे जो यकीनन रायमा और आयमा के छोड़े हुए थे। नन्हा सा दिल बेसाख्ता उदास हुआ था और काली आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। बेदिली से कप में ठंडी पड़ी चाय निकालकर उसने नाश्ता जहरमार किया था। कहीं अंदर ही तो मरवर नहीं गई जो इतनी देर लगा रही है तुझे? अभी उसने आखिरी लुकमा लिया ही था जब बाहर से एक बार फिर उसकी माँ की आवाज़ आई थी। उससे पहले कि वो उसकी दुर्गत बनाती, उसने तेज़ी से चाय का आखिरी घूंट भरकर बर्तन समेटे, कप धोकर रैक में रखा और बाहर निकल आई। सामने ही आयमा और रायमा चटाई पर बैठी अपनी गुड़ियाओं से खेलती नजर आईं। उसने एक नज़र उनके करीब बैठी माँ को देखा और फिर बरामदे से बिखरी चीज़ें उठाने लगी। चीज़ें उठाकर उसने उनकी जगहों पर रखी। बरामदे में रखी 2 चारपाइयाँ बिछाईं। बरामदे के बाहर सहन में रखा लकड़ी का तख्त भी नफासत से बिछाया और फिर तीनों कमरों, बरामदे और किचन में झाड़ू देने के बाद उसने सहन में झाड़ू दिया। ये क्यारियों में पानी भी डाल दे। उसकी माँ ने सहन में एक तरफ मौजूद गुलाब के फूलों की क्यारियों की तरफ इशारा किया तो वह सर हिला गई।
सारा कूड़ा शॉपर में डाला और फिर अंदर से खाने की बाकियात वाला शॉपर और कूड़े वाला शॉपर उठाया और एक तरफ रखी डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद उसने बरामदे में पोछा लगाया और सहन को धोने के साथ क्यारियों में पानी भी डाल दिया। सहन में वाइपर लगाकर उसने एक जायज़ा लेती निगाह घर पर डाली और मुतमईन होती अंदर की जानिब बढ़ गई। कहाँ जा रही है? अम्मा ने उसे अंदर जाते देखकर पूछा। वो स्कूल का काम नहीं किया, अभी करने लगी हूँ, उसने सहम कर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, आधे घंटे में सारा काम निपटा कर बाहर आ और टांगे दबा मेरी, सुबह से काम कर कर के दर्द करने लगी हैं, उसकी माँ ने कहा तो वो थकन भरी सांस खारिज करती सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ी। कमरे में पहुंचकर उसने बैग निकाला और अपनी चारपाई पर बैठकर पहले पीछे टेक लगाई और कमर को सुकून पहुंचाया जो कि दुखने लगी थी। आंखें मूंदे वो नींद में जाने ही वाली थी जब जहन में झमाका हुआ और याद आया कि माँ ने काम के लिए सिर्फ आधा घंटा ही दिया है। तेज़ी से आंखें मसलते उसने नींद को भगाने की कोशिश करते ध्यान कॉपियों की तरफ मबजूल करवाया ताकि आधे घंटे में स्कूल से मिला काम मुकम्मल कर सके। ये थी अनफाल मलिक, शहजाद मलिक की सबसे बड़ी बेटी, जो इस वक्त 10 साल की थी और छठी क्लास की तालिब इल्म। दुबली पतली और छोटी सी अनफाल बेहद खूबसूरत थी। अनफाल की निस्बत आयमा और रायमा काफ़ी सेहतमंद थीं। अनफाल मलिक शहजाद मलिक की पहली बीवी की बेटी थी जिसको वो तलाक दे चुके थे। शहजाद मलिक की दूसरी शादी गैरों में हुई थी, मगर थे वो उन्हीं की ज़ात के कि वो लोग ज़ात पात को बहुत अहमियत देते थे। उनकी दूसरी बीवी सादिया से उनकी 2 बेटियां थीं, आयमा और रायमा। आयमा अनफाल से 2 साल छोटी थी और इस वक्त चौथी क्लास में थी, जबकि रायमा अभी 6 साल की थी और 2वीं क्लास में थी। आयमा और रायमा शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थीं, जबकि अनफाल को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया गया था। वो नर्सरी से लेकर अब तक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी थी। बकौल सादिया के कि इतना ख़र्चा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मगर ये ख़र्चा उसे अपनी सगी बेटियों की मर्तबा याद नहीं आया था। आयमा और रायमा की निस्बत अनफाल शुरू से ही ज़हीन थी और ये जहानत गॉड गिफ्टेड थी, तभी गवर्नमेंट स्कूल में भी वो हमेशा अव्वल आती थी। अनफाल अपनी जहानत, हुस्न और अक्लमंदी में आयमा और रायमा दोनों से आगे थी, मगर उनकी तरह एक पुरसाइश ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। वजह सादिया का उसके साथ बुरा रवैया था। आयमा और रायमा दोनों का रंग गहरा गंदमी था, जबकि अनफाल का रंग अपनी माँ की तरह गोरा चिट्टा था। रायमा और रायमा दोनों ही ज़्यादा ज़हीन ना थीं। वो और अक्सर स्कूल से उनकी शिकायत आ रही होती थी, जिस पर सादिया को गुस्सा आता और वो ये गुस्सा अनफाल पर उतारती, क्योंकि उसकी सौतेली बेटी उसकी सगी बेटियों से आगे निकल रही थी और ये बात उसे गवारा नहीं थी। अनफाल से चिढ़ की वजह से वो अक्सर उसे कामों में मसरूफ़ रखती थी। स्कूल से आने के बाद और छुट्टी वाले दिन वो सारे काम अनफाल से ही करवाती थी, मगर फिर भी अनफाल की स्कूल में कारकर्दगी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, जिस पर सादिया अनफाल को कोस कर रह जाती थी। अक्सर अनफाल को रुई की तरह धुनक के रख देती थी, मगर कोई उससे पूछने वाला ना था कि शहजाद मलिक को अनफाल से कोई ख़ास लगाव ही नहीं था। उसके लिए माँ लाकर वो मुतमईन हो गए थे और घर में क्या हो रहा है इससे बेनियाज थे। उनकी मोहल्ले में ही घर से काफ़ी फासले पर किराने की दुकान थी। सुबह 7 बजे जाकर वो रात को 8 बजे वापस आते थे। घर का सारा खर्च दुकान से ही चलता था और उनकी अच्छी खासी गुजर बसर हो रही थी। अनफाल जानती थी कि सादिया उसकी सगी माँ नहीं, तभी वो उसके बुरे रवैये पर दिल महसूस कर रह जाती थी और अक्सर रातों को उठ उठ कर रोती थी। उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, ना ही वो उससे कभी मिलने आई थी, मगर वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। आयमा और रायमा से सादिया की मोहब्बत देखकर वो खुदा से दुआ करती थी कि उसे उसकी माँ से मिला दें ताकि उसे भी ऐसी मोहब्बत मिले, मगर उसकी दुआ भी कबूल नहीं हुई थी। दादो दादो, वो अपना हलक फाड़ती चीख रही थी, तभी उसकी दादो उसकी पुकार पर अपने कमरे से निकलती बाहर चली आई थी।
क्या हुआ है चंदा, क्यों चीख रही हो? उन्होंने उसके करीब आते उसे बाहों में भरना चाहा, मगर वो फुर्ती से दूर हुई। तहसीन को समझा लें कि मुझसे पंगा ना लिया करे, वरना अच्छा नहीं होगा। गुस्से से सुर्ख पड़ते उसने भड़क कर कहा तो उसे देख कर रह गई। हुआ क्या है, बताओ तो सही, उन्होंने नरमी से पूछा। मेरे बैग से चॉकलेट निकाल कर खा गया और मेरे सारे कलर्स अपने फ्रेंड्स में बांट दिए। कहते कहते वो रूहान सी हुई तो सकीना बी ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाया। मैं अपनी चंदा को ढेर सारी चॉकलेट्स और नए कलर्स मंगवा दूंगी, अब खुश? सकीना बेगम ने लाड से उसे पुचकारा तो वो उनसे लिपटी अंदर की जानिब बढ़ी। आप तहसीन को समझा लें कि मुझसे तमीज़ से पेश आया करे, मैं बड़ी हूँ उससे, उसने आंखें घुमाते हुए कहा तो वो हंसी। हाँ हाँ, माशाल्लाह से मेरी चंदा बड़ी हो गई है, आता है तो कान खींचती हूँ उसके। उन्होंने उसका बैग उतारते उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके लिए किचन से कुछ खाने पीने को लेने चली गई। क्या हुआ है, इतना शोर क्यों हो रहा था? रजिया ने बाहर आते पूछा। आंखों में नींद का खुमार था, जैसे वो नींद से उठकर आई हो। मामा, वो भागकर रजिया से लिपटी तो रजिया ने उसका माथा चूमा। क्या हुआ जिया, ये तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? उसने परेशानी से जिया का चेहरा सहलाकर पूछा। तहसीन की वजह से, जिया ने मुंह फुलाकर कहा। उसने क्या किया? रजिया ने अचंभे से पूछा। मेरी चॉकलेट्स खा गया और मेरे नए कलर्स अपने दोस्तों में बांट दिए। मुझे उस पर गुस्सा आ गया, मेरा चेहरा रेड रेड हो गया, अजिया ने तड़क कर कहा तो वो हंसी। अभी पहले जैसा हो जाता है मेरी जिया का चेहरा, नरमी से कहकर वो उसके गाल चूमने लगी, फिर उसका नाक और माथा चूमा तो वो खिलखिलाई। अब मेरी बारी है, उसे पीछे हटाते तहसीन खुद रजिया के सामने खड़ा हुआ तो अजिया रूहान सी होकर माँ को देखने लगी। पहले ये बताओ कि जिया की चॉकलेट्स क्यों खाई और उसके कलर्स क्यों अपने दोस्तों को दिए? रजिया ने उसे प्यार करने के बजाय उसका कान मरोड़ा तो वो कर रहा। चॉकलेट्स पे थोड़ी ना लिखा था कि मुझे मत खाओ, इसलिए मैंने खा ली, तहसीन ने कान छुड़ाते हुए कहा। आज के बाद ऐसी हरकत की तो तुम्हारे पापा को बताऊंगी मैं। रजिया ने उसे वार्न किया तो वो अजिया को घूरने लगा, जो उसके सुर्ख पड़ते कान को देखकर हंस रही थी। तुम बहुत चालाक हो बिल्ली, मामा को ये भी तो बताओ ना कि तुमने मेरा लंच हजम कर लिया था। तहसीन ने गुस्से से जिया को घूरा तो अजिया ने कनखियों से रजिया को देखा, जो अब कमर पर हाथ रखे उसे ही देख रही थी। बहुत बुरी बात है जिया, छोटा भाई है वो तुम्हारा। सकीना बेगम ने जग में जूस लेकर आते उसे देखकर कहा तो वो दांत दिखाती अपने कमरे की जानिब भाग गई। अच्छा, अब जल्दी से आओ और ये ठंडा ठंडा सा जूस पी लो। रजिया ने उसे कमरे में घुसते देखकर हाँक लगाई। आप उसे कुछ भी नहीं कहती, तहसीन ने शिकवा किया। बड़ी बहन है वो तुम्हारी तहसीन, उसे मत सताया करो, रजिया ने उसे समझाया। पहले वो मुझे छेड़ती है, पैर पटक कर कहता वो भी अपने कमरे में चला गया। क्या करूं मैं इन दोनों का? रजिया ने सर थाम लिया। बच्चे हैं अभी, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे, सकीना बेगम ने समझाया तो वो सर हिलाकर रह गई। ये थी अजिया मलिक। 9 साल की अजिया इस वक्त 6ठी क्लास में थी और तहसीन मलिक उससे 1 साल छोटा उसका भाई। वो दोनों शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तहसीन 5वीं क्लास का तालिब इल्म था। दोनों आपस में जितना लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते थे। यूँ कहना बेहतर था कि वो यकजान दो कालिब थे। बाबर मलिक की जान बसती थी अपने दोनों बच्चों में और रजिया की जान बसती थी अपने दोनों बच्चों और अपने शौहर में। वो एक मोहब्बत भरा मिसाली घर था जहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से भरे थे। अब इस बात में कितनी सदाकत थी ये तो खुदा ही जानता था। बाबर मलिक पेशे से एक डॉक्टर थे और उनका शहर में अपना क्लिनिक था। उनके वालिद हयात नहीं थे, जबकि वालदा सकीना बेगम का साया अभी उनके सर पे मौजूद था। बाबर मलिक इकलौते बेटे थे, उनका कोई और बहन भाई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त इश्तिहा अंगेज खुशबुएं छाई हुई थीं। 6 अफराद का डाइनिंग टेबल इस वक्त तलाल मलिक की पसंद के खानों से भरा हुआ था, जो इस घर का बड़ा बेटा था और इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था।
हमसा, जाओ बेटा भाई को बुला कर लाओ, दिलावर मलिक ने सामने बैठी अपनी 5 साला बेटी से कहा, जो उनकी बात सुनकर कुर्सी से उतरने लगी। मैं आ गया हूँ बाबा, तलाल ने डाइनिंग रूम में कदम रखते हुए कहा और आकर अपनी कुर्सी पर बैठा, जो सरबराही कुर्सी के बाएं जानिब थी। सरबराही कुर्सी पर दिलावर मलिक मौजूद थे, जबकि उनकी दाईं तरफ उनकी बीवी किरण और किरण के साथ वाली कुर्सी पर हमसा बैठी हुई थी। चलो फिर खाना शुरू करो, खाने को इंतज़ार नहीं करवाते, दिलावर मलिक ने सबको मुखातिब करते हुए कहा और ख़ुद भी खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं भैया के हाथ से खाऊंगी, किरण जो हमसा को खाना खिलाने लगी थी उसकी बात सुनकर रुकी। भैया अपना खा रहे हैं ना, आपको मैं खिलाती हूँ, किरण ने उसे मना करते हुए फिर से खिलाना चाहा। भैया से खाना है, वो एक बार फिर ज़िद्दी लहजे में बोली। हमसा, वो मसरूफ़ है, अब खाओ। अब की बार किरण ने गुस्से से कहा तो वो रोने वाला मुंह बना गई। अगर वो मेरे हाथ से खाना चाह रही है तो आपको क्या मसला है? तलाल, जो कब से हमसा का उदास चेहरा देख रहा था, चम्मच टेबल पर पटक कर बोला। बिहेव योरसेल्फ तलाल, माँ है वो तुम्हारी, तमीज़ से बात करो। दिलावर मलिक ने उसे टोका तो वह तंजिया अंदाज में हंसा। अगर मुझे ये सामने नहीं देखना चाहती तो मुझे बुलाती ही क्यों है अपने सामने? तलाल ने तलखी से कहा तो किरण ने बेबसी से उसे देखा। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस, किरण ने अपनी सफाई देना चाहिए। मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट इंटरप्ट अस। तलाल ने उसकी बात को दरश्तगी से काटा। दिलावर मलिक गहरी सांस भर के रह गए और तलाल को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। यही हाल रहा तो मैं तुम्हें कहीं और भिजवा दूंगा तलाल, दिलावर मलिक ने कहा। तो जहाँ तलाल ने बेयकीनी से बाप को देखा, वहीं किरण तड़प उठी। ये आप क्या कह रहे हैं? तलाल यहीं रहेगा हमारे साथ, किरण ने तेज़ी से कहा। आप भी तो यही चाहती है ना, फिर ये दिखावा क्यों? तलाल ने तल्ख निगाहों से किरण को देखकर कहा तो उसकी आंखें नम हुईं। तुम मेरी एक गलती पे मुझे माफ़ नहीं कर सकते तलाल? किरण ने भीगे लहजे में पूछा। नो नेवर, सर्द लहजे में कहकर वो रुका, और वो रुका नहीं बल्कि खाए बगैर ही वहाँ से निकलता चला गया। मैं क्या करूँ दिलावर? उसने रोते हुए दिलावर मलिक से पूछा, जो खुद गहरी सोच में डूबे हुए थे। तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा, दिलावर मलिक ने उसे तसल्ली दी, वह तसल्ली जो वो काफ़ी अरसे से सुनती आ रही थी। कब होगा ठीक? मुझसे उसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। किरण दिल बर्दाश्ता हुई थी। अच्छा अभी रोना तो बंद करो, देखो हमसा भी है, हमसा भी तुम्हें देखकर रोने वाली हो गई है। उन्होंने उसका ध्यान हमसा की तरफ करवाया तो वो आंसू पोंछती हमसा की जानिब मुतवज्जा हुई, जो भाई को जाते देखकर खुद ही खाना खाना शुरू हो चुकी थी। दिलावर मलिक एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। शहर में उनका अपना प्राइवेट स्कूल था, जो शहर के टॉप 10 स्कूल्स में शुमार होता था। अबीज़, हुस्ना और हमसा भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। उनकी बीवी किरण थी, जिससे उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। उनके 3 ही बच्चे थे, अबीज़, हुस्ना और हमसा। अबीज़ 14 साल का था और 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। 8 साला हुस्ना 6ठी जमात में थी, जबकि हमसा अभी 5वीं जमात की तालिब इल्म थी और अभी 5 साल की थी और 1 क्लास में थी। उनके तीनों बच्चे बहुत ज़हीन थे, जिनकी कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। वो तीनों ही दिलावर मलिक और किरण के लाडले थे, मगर अबीज़ और किरण के दरमियान एक अनजाना सा फासला था, जिसे किरण अपनी गलती का नतीजा मानती थी। अभी गलती क्या थी, ये या तो खुदा ही जानता था या फिर वो लोग ही जानते थे। हवेली में इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। सबके खाना खाने के बाद सोबिया मुलाजमा को बर्तन उठाने की हिदायत देकर खुद सरदार शराफत की चाय लेकर उनके कमरे में पहुंची थी, जहां उनके दोनों सपूत हाथ पुश्त पर बांधे सर झुकाए बाप की लगाई गई अदालत में खड़े थे। तुम्हारी रिजल्ट शीट से मैं क्या खस करूं छोटे साईं? उन्होंने दरश्त लहजे में बख्तियार को मुखातिब किया था। बाबा साईं, वो बख्तियार ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, जब सरदार शराफत ने उसकी बात को गुस्से से काटा था। यही सिखाया जाता है स्कूलों में कि बाप को दो बदू जवाब दिया जाए। 8 साला बख्तियार बाप की पाटदार आवाज़ पे अपनी जगह सहम कर रह गया। सोबिया ने चाय का कप टेबल पर रखते उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हमारी नाक कटवा कर रख दी है तुम सब ने।
तुमने सबके सामने क्या सोचते होंगे सब कि सरदार शराफत चुगतोई का बेटा इस कदर निकम्मा है? सरदार शराफत ने उसे घूर कर देखा, जबकि वो चुपचाप सुनता रहा। जबकि जवाब देता तो फिर उसकी जवाब पर उसकी बदतमीजी की हद कायम कर दी जाती। क्या हुआ है? सोबिया ने डरते डरते शौहर को मुखातिब किया। देख लो अपने सपूतों के करतूत। ये बख्त ने जमात में तीसरी पोजीशन ली है। कहाँ मैं इसे पहली पोजीशन पर देखना चाहता था और कहाँ ये गांव में मेरा नाम बदनाम करवा रहा है। सरदार शराफत ने सर्द अंदाज में सोबिया को देखकर कहा। सोबिया ने बहराम और बख्तियार की रिजल्ट शीट थामी थी। बख्तियार की तीसरी पोजीशन आई थी, जबकि बहराम की पहली पोजीशन। बख्तियार की सर्जिश हो रही थी, वो बात तो समझ में आती थी, मगर बहराम इस अदालत में क्यों खड़ा था, ये बात सोबिया की समझ से बाहर थी। बहराम की तो पहली पोजीशन आई है स्कूल में। सोबिया ने अपनी उलझन को सवाल का पैराहन पहनाया था। अंधा नहीं हूँ मैं, पढ़ चुका हूँ, उसकी रिपोर्ट भी। सरदार शराफत चुगतोई ने सोबिया के सवाल पे भड़क उठे। मैं तो बस, सोबिया मनमनाई थी, मगर सरदार शराफत की एक ही घूरी पर वो चुप रह गई। बहराम बाप का माँ से बुरा रवैया देखता लब भींच गया था। खुद ये पहली पोजीशन हासिल कर चुका है और भाई पीछे रह गया। इसकी गलती ये है कि इसने अपने भाई की मदद नहीं की, ना ही उसे मेहनत करवाई। बड़ा भाई होने का क्या फ़ायदा जब ये अपने छोटे भाई को ही पीछे छोड़ देगा? सरदार शराफत ने तल्ख लहजे में कहा तो सोबिया ने गहरा सांस भरा। अभी बच्चे हैं ये, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। सोबिया ने बेटों के शर्मिंदा उदास चेहरे को देखते हुए शौहर को समझाना चाहा। उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे, मगर वो आज तक उनके मिजाज को समझ नहीं पाई थी। जब कभी उसे लगता कि अब वो अपने शौहर के मिजाज को समझ गई हैं, तभी सरदार शराफत का बदलता रवैया उनकी गलतफहमी को दूर कर देता था। इन गुजरे सालों में एक बात तो उन्हें समझ आ गई थी कि सरदार शराफत को किसी भी मामलों में औरतों का बोलना पसंद नहीं, चाहे वो मामला कितना ही अहम क्यों ना हो। सरदार शराफत की वालदा हयात नहीं थी, जबकि 1 साल पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उनकी वफ़ात के बाद शराफत चुगतोई को गांव की सरदारी सौंप दी गई थी। कब समझेंगे जब 30 साल के हो जाएंगे? सरदार शराफत ने गुस्से से कहा तो वो बेबसी से चुप की चुप रह गई। अब तुम दोनों की सज़ा यह है कि गोदाम के पीछे वाले बाड़े को तुम दोनों साफ करोगे। सरदार शराफत ने इन दोनों को देखकर सज़ा सुनाई तो वो दोनों ने पहले चौंक कर बाप को देखा और फिर एक दूसरे को। ये आप क्या कह रहे हैं? बच्चे हैं ये अभी, फिर कैसे इतना सख्त काम करेंगे? सोबिया तो ये सज़ा सुनकर ही तड़प उठी थी। वो बाड़ा तो उनकी हवेली से भी बड़ा था, ऐसे में वो मासूम जाने कैसे उस बाड़े को साफ करती, जो काफ़ी अरसे से गंदा पड़ा था। तुम मेरे मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। खुद कुछ सिखा नहीं सकती और मेरे काम में भी खलल डाल रही हो। अगर इन दोनों को थोड़ी तमीज़ और तहजीब सिखाई होती तो आज मुझे सिखाने की ज़रूरत ना पड़ती। और अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ नई चाय बना कर लाओ, इनके चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। सरदार शराफत ने एक कड़ी निगाह उन तीनों पर डालते हुए कहा तो वो तीनों एक साथ कमरे से बाहर निकलते। आते आते सोबिया ठंडी चाय का कप भी उठा लाई थी। ये बाबा साईं इतने गुस्से वाले क्यों हैं अम्मा साईं? बख्तियार ने बाहर आते ऐसे ही गहरा सांस भरा था जैसे किसी कैद से रिहाई मिली हो। तो तुम काम ही ऐसा क्यों करते हो जिससे उन्हें गुस्सा आए बख्त? सोबिया ने उसे तासुफ से देखते हुए कहा। तीसरी पोजीशन ली तो है अम्मा, अब इतने पे तो हौसला अफजाई कर सकते हैं ना? बख्तियार ने खफगी से कहा तो सोबिया ने उसका कंधा थपथपाया। अच्छा उदास ना हो, अगली दफ़ा मज़ीद मेहनत कर लेना तो वो खुश हो जाएंगे। अब जाओ, जाकर सो जाओ। उसे पुचकार कर वहाँ से भेजती वो बहराम की तरफ मुतवज्जा हुई, जो पुश्त पे हाथ बांधे सपाट नज़रों से सामने दीवार पे लगी पेंटिंग को घूर रहा था। अपने बाबा की बातों का गुस्सा मत किया करो बहराम, जानते तो हो कि वो सख्त मिजाज के हैं, और अपने साथ वक्त को भी पढ़ाया करो। सोबिया ने उसे पुरसुकून करना चाहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके गुस्से या उनकी सज़ाओं से, मगर गुस्से भरे लहजे में कहते वो कुछ पल को रुका और फिर माँ की तरफ देखा। जब वो आप पर गुस्सा करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कड़वे लहजे में कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि सोबिया उसके अंदाज पर नफ़ी में सर हिलाती शौहर के लिए नई चाय बनाने चली गई। सरदार शराफत चुगतोई गांव के करता धरता थे। बाप के बाद सरदारी उनके हिस्से में आई थी। बहन भाई और कोई था नहीं, तो सारी जायदाद के वो इकलौते मालिक थे। सोबिया उनकी बीवी थी जिससे उनके 2 बच्चे थे।
बड़ा बेटा 8 साला बहराम जो इस वक्त 5वीं क्लास में था, जबकि छोटा बेटा 7 साला बख्तियार जो इस वक्त 3री क्लास में था। दोनों ही काफ़ी ज़हीन थे, मगर बख्तियार अक्सर इम्तिहान में मार खा जाता था और फिर अपने बाप के गुस्से का निशाना बनता था। वो दोनों गांव में मौजूद हाई स्कूल में ही पढ़ते थे। सरदार शराफत चुगतोई ने गांव में कई सहूलतें मुहैया करवाई थीं ताकि गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव ना जाना पड़े। छोटा सा अस्पताल भी कायम किया गया था जहां इलाज और मुआलजे की सहूलियात मौजूद थीं। यूं तो सरदार शराफत चुगतोई ने गांव के लिए काफ़ी कुछ किया था, मगर उनके मिजाज में बेपनाह सख्ती मौजूद थी जिससे बहराम नाला था। और ऐसे बहुत से और भी रस्म व रिवाज थे जो गांव में काफ़ी अरसे से चले आ रहे थे। बहराम और बख्तियार का रिजल्ट आ गया था और अभी उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। तभी उन्होंने अपने ननियाल जाने की ज़िद की थी, जहां उनके नाना नानी तो नहीं थे मगर मामू मामानी ज़रूर थे। पहले पहल तो सरदार शराफत ने उनको भेजने से साफ मना कर दिया था, मगर फिर सोबिया ने बच्चों की उदासी का बताकर उन्हें राज़ी कर ही लिया था। ऊपर से चाहे वो जितना मर्जी सख्त नज़र आते, मगर सोबिया जानती थी कि उनको अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो लोग आज सुबह ही शहर शहजाद मलिक के घर आए थे। घर में सिर्फ इन्फाल और सादिया ही थी। चूंकि अनफाल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तभी उसके भी पेपर्स हो चुके थे और वो भी आजकल छुट्टियों पर थी। आयमा और रायमा स्कूल गई हुई थी और शहजाद मलिक दुकान पर थे। उनके आने पर सादिया ने अनफाल को कड़ी दोपहर में बाहर दुकान से कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वगैरह लेने भेजा था और अब वो तपती धूप में घर से निकलती अपने बाप की दुकान तक जा रही थी, जो ज़्यादा दूर नहीं थी। दोपहर होने की वजह से गलियां बिल्कुल सुनसान थीं, जिन्हें देखकर उसके कदमों में तेज़ी आई थी। दुकान पर जाकर उसने बाप को अपनी फुप्पो के आने की इत्तला दी थी, जिस पर शहजाद मलिक ने उसे 1.5 लीटर की 2 कोक की बोतलें और 7 बिस्किट और निम्को के कुछ पैकेट्स थाम कर वापस रवाना किया था और कहा था कि वो शाम को घर आएगा। अभी अगर दुकान बंद की तो फिर दुकानदारी में नुकसान होगा। सारा सामान शॉपर में डालती वो वापसी को होली थी। अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी जब अचानक से आदमी दाएं जानिब से निकलकर उसके सामने आया। लंबा चौड़ा और काला सा वो आदमी दिखने में ही खौफनाक लगता था। अनफाल सहम कर पीछे हुई थी। चॉकलेट खाओगी? उस आदमी ने चॉकलेट निकालकर उसके सामने की तो वो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं चाहिए मुझे, उसने इतना कहकर आगे बढ़ना चाहा जब उस आदमी ने उसके हाथ थाम लिया। अरे रे, बहुत मज़े की है, खाकर तो देखो। उस आदमी ने इधर उधर देखकर किसी के मुतवज्जा ना होने की यकीन दहानी करते उसे देखकर कहा था। मुझे नहीं खानी, मुझे जाने दो। उसने अपनी कलाई को मोड़ते हुए उसे आज़ाद करवाना चाहा, मगर कहाँ वो नन्ही सी मासूम कली और कहाँ वो मुस्टंडा। पहले ये खाओ फिर जाने दूंगा, बल्कि खुद छोड़ाऊंगा तुम्हें। उस आदमी ने उसे लालच दिया, मगर जाने क्यों उसका दिल अजीब सा हो रहा था। एक खौफ सा था जो उसके रगों पे में समाने लगा था और उस पे उस आदमी की हविस भरी नज़रें, जिनकी उसे पहचान तो नहीं थी मगर फिर भी वो नज़रें उसे खंजर की तरह अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। फिर जाने दोगे? उसने खुश्क पड़ते लबों पे ज़बान फेरते सर पर लिया छोटा सा दुपट्टा गले में कस के पकड़ा। हाँ, जाने दूंगा, उस आदमी ने शातिराना हंसी लबों पर सजाकर कहा तो उसने कांपते हाथों से उसके हाथ से वो अध खाई चॉकलेट ली। पुलिस! वो आदमी जो बगौर से उसे देख रहा था उसकी अचानक चीख पर पीछे को मुड़ा, जहाँ कोई नहीं था। तलमला कर उसने पलट कर उस लड़की को देखना चाहा, जहाँ अब कोई नहीं था। चॉकलेट नीचे पड़ी थी और वो खुद अपने हाथों में शॉपर्स पकड़े तेजी से दूर भागती नजर आ रही थी। तेरी तो, एक मोटी सी गाली से नवाज कर वो अपनी बेवकूफ़ बनाए जाने पर तलमलाता उसके पीछे भागा था, मगर जल्द ही वो बल खाती गलियों में कहीं गायब हो गई थी। खाली हाथ रह जाने पर वो आदमी उसे कोसता हुआ वापस मुड़ा और फिर कहीं गायब हो गया। एक घर की शेड के नीचे सिमट कर बैठी वो अपना बेतहाशा फूला हुआ सांस बहाल कर रही थी। बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिन्हें वो एक हाथ से साफ करती, मगर वो फिर से बहने शुरू हो जाते थे। पहले वो उस आदमी का मकसद नहीं समझी थी, मगर जब उसने उसे चॉकलेट दी तब उसे न जाने क्यों कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसकी सौतेली माँ और सगे बाप ने उसे कुछ नहीं सिखाया था कि किसी अजनबी को देखकर कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए।
उससे कुछ लेकर कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके माँ बाप के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो उसे कुछ सिखाते, बल्कि ये सब उसने अपने टीचर से सीखा था, जो उन्हें अजनबी लोगों से दूर रहने का कहती और फिर कई कहानियाँ सुनाती कि कैसे वो बच्चों को खाने वाली चीज़ों का लालच देकर अगवा कर लेते हैं और उनके हाथ पैर काट कर उनसे भीख मंगवाते हैं। उसने खुद भी तो ऐसे कई बच्चे देखे थे जो अक्सर सड़कों पर भीख मांगते नजर आते, जिन्हें देखकर वो खुद ही खौफजदा हो जाती थी। आज उसकी टीचर बातें बताई उसे फ़ायदा पहुंचा गई थी। अभी वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने खौफजदा तेज़ी से धड़कते दिल को पुरसुकून करने की कोशिश में ही थी, जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक जोरदार चीख मारकर वो पीछे को होने की कोशिशों में कोहनियों के बल पीछे गिरी थी। संभल कर सामने देखा, जहां एक लड़का स्याह पैंट और स्काई ब्लू शर्ट कलर की शर्ट पहने उसे खुशमगी नज़रों से निगाहों से घूर रहा था। गले में स्याह रंग की टाई लगा रखी थी जो हल्की सी ढीली पड़ गई थी। स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। साफ सुथरी गोरी रंगत धूप के बायस दमक रही थी। हल्की सी नसें हल्की हल्की भीग रही थीं। शक्ल से वो कोई 14-15 साल का ही लग रहा था। चोरी करके भागी हो? उसने कड़े तेवर लिए उस पर एक हल्का सा झुककर कहा, तो वो जो हाथ जमीन पर टिकाए उठने की कोशिश कर रही थी, वहीं साकित हुई नफी में सर हिला गई। मैं चोर नहीं हूँ, तेजी से अपनी सफाई देती, जिस पर उसने सर से पैर तक उसे घूरा। हल्के भूरे रंग का 2 पीस सूट, जिसका रंग भी अब मांद पड़ गया था, पहने वो कहीं से भी उसे अच्छे घर से ना लगी। छोटा सा दुपट्टा आधा सर पर टिका हुआ था, जिससे उसकी सीधी मांग नजर आ रही थी। पाँव में पुरानी सी चप्पल पहनी हुई थी, जिसकी एक स्ट्रैप पर 3 सिलाइयाँ भी लगी हुई थी। तो ये सब कहाँ से लिया? उसने अबरूज काते हुए उसके हाथ में मौजूद शॉपर की तरफ इशारा किया। ये दुकान से लाई हूँ, मेहमान आए हैं ना, मेहमान। उसे बताते बताते वो चौंकी। कोक की बोतलें अब गर्म होने को थीं। यकीनन उसे बहुत देर हो गई थी। अब तो यकीनन उसकी पिटाई पक्की थी। सादिया का ख्याल आते ही वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई कि टकराने के ख्याल से वो एकदम पीछे को हुआ। भागी क्यों थी फिर? उसे सर पर दुपट्टा लपेटते देखकर उसने अचंभे से पूछा। मैं ना भागती तो वो आदमी मुझे साथ ले जाता, फिर मेरे हाथ काटता और बाजू भी, और मुझसे भीख मंगवाता। दुपट्टा दुरुस्त करके वो जमीन पर रखा शॉपर वापस उठाती हुई मसरूफ से अंदाज में बोली, हाथ और बाजू कट्टे हों तो भीख कैसे मांगते हैं? उसने पूछा। वो खुद सोच में पड़ा था, जिस पर अनफाल ने सर झटका। एक बाजू काटते हैं, इतना भी नहीं पता कटोरा पकड़ने के लिए दूसरा बाजू और हाथ सलामत होते हैं, जताते हुए अंदाज में वो कहकर अपना रास्ते चल दी थी, जबकि वो उसे जाता हुआ देखकर बड़बड़ा, इसे इतनी इन्फॉर्मेशन है, यकीनन इनके गैंग से ताल्लुक रखती होगी। उसे दूर जाते देखकर वो खुद भी अपने रास्ते पर चल दिया था। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड 1? उम्मीद करती हूँ कि आपको एपिसोड पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा और आप आगे की कहानी जानने के मुंतज़िर होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हम बहुत जल्द दूसरी एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, एपिसोड 1 के बारे में अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।